नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश टाक आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के पहला चैप्टर, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत। प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत जो था उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भारत के इतिहास के बारे में, जैसा कि हमें बताया गया है। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। भारत का इतिहास और संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। मतलब भारत है वो प्रारंभिक काल से ही बहुत गौरवशाली रहा है। भारत है वो भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत है वो क्या कहलाता था? विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, वसुधैव कुटुंबकम और सभी के कल्याण और स्वास्थ्य की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया करना हमारा आदर्श है। तो ये चीज़ें हैं। हमारे भारत के सभी लोग संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानते हैं और सभी के कल्याण की कामना करते हैं। आगे बात करते हैं। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। कहने मतलब है, जब खुदाई की गई थी तो भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही विश्वव्यापी थी, संपूर्ण विश्व के अंदर फैली हुई थी। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता है। समुद्र पार जितने भी भारतीय प्रदेश उन्हें क्या कहा जाता है? द्वीपांतर कहा जाता है। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय लोग ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, कोरिया आदि देशों तक पहुंचे थे और वहां पर अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य भी उन्होंने स्थापित किया था। मतलब कई 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 देशों तक वो गए थे हमारे भारतीय लोग। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह और नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। कौन सी शक्ति ज़्यादा विकसित थी? एक तो बंदरगाह बहुत ज़्यादा थे और नाविक शक्ति वो सबसे ज़्यादा अधिक विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। कहने मतलब है सिंधु नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी में 6000 साल पहले, सिंधु नदी के अंदर 6000 वर्ष पहले जलयान चलते थे, ऐसा उल्लेख किया गया है कई विद्वानों के द्वारा। भारतीय जल और थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचे थे। भारत के लोग हैं वो जल मार्ग से भी गए थे और थल मार्ग से भी गए थे। वहाँ के निवासियों को अपने धर्म और संस्कृति से उन्होंने परिचित कराया था। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्धशास्त्र, नीतिशास्त्र, संगीत, इन सभी चीज़ों के बारे में, संगीत के साथ साथ वैदिक ग्रंथों का भी इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया था। तो भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित रूप दिखाई देता है। हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो प्रारंभ से ही बहुत ही ज़्यादा विकसित रूप में दिखाई देती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत कालीन सभ्यता संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। मतलब इतनी सारी सभ्यताएं थी। भले ही आप सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करो, चाहे वैदिक सभ्यता की बात करो या रामायण महाभारत काल की बात करो, हमारा भारत वह स्वर्णिम काल रहा है। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व ज्ञान कोश के रूप में किसे जाना जाता है? वेदों को जाना जाता है। और सबसे मतलब स्थापत्य की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है। आगे बात करते हैं। रामायण और महाभारत के भारत के विभिन्न आदर्श और नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक था। हमारा महाजनपद काल कैसा था? गणतंत्रात्मक और संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श है। गणतंत्रात्मक था और यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी? यहाँ संवैधानिक व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लौह का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। मतलब बिहार में जो पश्चिमी बिहार है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे किसका उपयोग ज़्यादा होता था? लोहे का उपयोग सबसे ज़्यादा होता था।
लोहा तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में भी बड़ा परिवर्तन किया था। मतलब लोहा के गलाने की या लोहे से चीज़ें बनाने की तकनीक ज़्यादा आ गई थी, इसलिए भौतिक जीवन में भी बड़ा परिवर्तन कर दिया और इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति भी सुदृढ़ होने लग गई। तो कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया था। कहने मतलब है ये जो प्राचीन जनजातीय व्यवस्था इसको क्या कर दिया, जर्जर बना दिया था और छोटे छोटे जनों का स्थान, छोटे छोटे जनों की जगह बड़े बड़े जनपदों ने स्थान ग्रहण कर लिया। पहले छोटे छोटे जन होते थे, उसकी जगह बड़े बड़े जनपद हो गए। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, कौन सी शताब्दी, 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद है वो महाजनपदों में विकसित हो गए। 6ठी शताब्दी में जनपद वो किस में चेंज हो गए, महाजनपदों में विकसित हो गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। कैसा अभाव था, पूर्ण सार्वभौम सत्ता का अभाव था। संपूर्ण भारत है वो अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। जो संपूर्ण भारत वो अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और शक्तिशाली थे। ये जो राज्य थे हमारे, जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित थे, ये उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा विस्तृत थे और शक्तिशाली भी ये थे। अब बात करते हैं महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल है ये 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक था। कितना था, याद रखना है, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी जाती है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय किस धर्म का है, बौद्ध ग्रंथ का है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो इसके अंदर क्या है, 16 महाजनपद। हमारे भारत में कुल कितने जनपद थे, 16 जनपद थे। उन 16 जनपदों का उल्लेख किसके अंदर है, अंगुत्तर निकाय में है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसमें बताया गया। अब देखते हैं ये जो सवाल है, मतलब महाजनपदों की राजधानियाँ कौन सी थी, इनमें से एक सवाल कन्फर्म आता परीक्षा के अंदर, तो ध्यान से समझना अपने को ये चीज़ें। तो देखो काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। इसी प्रकार कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु को कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। इंद्रप्रस्थ राज्य की स्थापना पांडवों ने की थी महाभारत काल के हिसाब से। और अंग की राजधानी है चंपा है। और मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज है। वज्जी की राजधानी क्या है, विदेह और मिथिला। याद रखने वाली चीज़ है, विदेह और मिथिला। और मल की राजधानी क्या है, कुशावती या कुशीनारा है। आगे है चेदी की राजधानी है शक्तिमती या इसको सोथिवती भी कहते हैं। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या, कौशाम्बी। कौशल भगवान श्री राम को कौशल नरेश भी कहते, ध्यान रखने वाली बात है ये। कौशल की राजधानी अयोध्या। बुद्ध काल में इसके दो भाग थे। एक तो उत्तरी भाग की राजधानी थी साकेत। उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी, साकेत। और भाग की राजधानी थी श्रावस्ती। क्या नाम था, श्रावस्ती। और पांचाल भी अलग अलग राजधानी है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र। क्या नाम था, अहिछत्र। और दक्षिण पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। पांचाल के भी दो भाग है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। और मत्स्य की है विराटनगर। और सूरसेन की क्या है, मथुरा को मेथोरा भी कहते हैं और सूरसेनाई भी कहते हैं। और अस्सक की क्या है, अस्सक की पोतन या पाटेली है। अवंती ये किसकी राजधानी, ये अवंती की राजधानी है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। क्या नाम था, महिष्मती। और गांधार शकुनी, महाभारत का जो शकुनी है वो यहीं से संबंधित था, गांधार। और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। कंबोज, जो अभी कंबोडिया के नाम से जाना जाता, कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक थी। ये 16 जनपद थे, इनकी राजधानी ये थी, इनको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
उपर्युक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के राज्य थे? 2 प्रकार के। पहला तो था राजतंत्र, दूसरा था गणतंत्र। पहला था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। तो कौशल, वत्स, अवंती, मगध ये उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। कौन से थे? कौशल, वत्स, अवंती और मगध। ये 4 राज्य बहुत ज़्यादा विकसित थे, शक्तिशाली थे। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे। अब कौन से थे? कपिलवस्तु के शाक्य, सुसुमारगिरी के भाग, अलकप के बुली, केशपूत के कालाम, रामग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल, पावा के भी मल, और पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला, ये सब इनके गणतंत्र थे जो कि बहुत ज़्यादा विकसित थे। आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में, किस सभ्यता के विकास क्रम में? वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। किनका उदय देखने को मिलता है? जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण, यानी यूनान के जो लोग थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था, तो यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनैन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। कहने का मतलब ये है, यूनानी आक्रमण ज़्यादा हो गया था, इसलिए पंजाब की मालव जाति, सीवी, अर्जुनैन ये जातियां जो किस लिए प्रसिद्ध थी? अपने शौर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध थी, ये राजस्थान में आई और यहीं पे निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का भी सूत्रपात हो गया। अब प्रमुख जनपद कौन से थे, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है जांगल प्रदेश के बारे में देखो। यह बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाए। मतलब बीकानेर और जोधपुर के आसपास का जो एरिया है उसी को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं तो इसका नाम क्या है? कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी है, याद रखने वाली चीज़ है। कहीं कहीं पर इसका नाम क्या है? कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की जो राजधानी है वो क्या थी? अहिच्छत्रपुर थी। इस जनपद की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्रपुर थी, जिसे हम नागौर के नाम से जानते हैं। इसे अब नागौर कहा जाता है, यानी कि कहने मतलब नागौर का पुराना नाम क्या हो गया? अहिच्छत्रपुर। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह कहते थे। क्या कहते थे इसको? मतलब जांगलधर बादशाह अपने आप को ये कहते थे। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है, याद रखने वाली चीज़ है। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में कौन सा नाम लिखा रहता है? जय जांगलधर बादशाह नाम लिखा रहता है। आगे है मत्स्य जनपद के बारे में बात करते हैं। अब यह जो जनपद है ये वर्तमान जयपुर के आसपास विद्यमान था। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका जो विस्तार है वो चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था? चंबल के पास की जो पहाड़ी है वहाँ से लेके सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक इसका विस्तार था। और आधुनिक अलवर और भरतपुर है वो इसके कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी जो राजधानी है वो विराटनगर थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, और जिसे वर्तमान में बेराट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेराट भी कहते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार। मौर्य शासक कौन है? बिंदुसार, जो अशोक का पुत्र और अशोक का पिता है ये, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है ये। तो मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने, याद रखना ये नाम, सहाज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था। चेदी और मत्स्य दोनों पर किसने राज्य किया था? सहाज नाम। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। विशाल
मगध साम्राज्य का यह अंग बन गया था। अब बात करते हैं सूरसेन के बारे में। आधुनिक ब्रज क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी मथुरा। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनाई और इसकी राजधानी को मेथोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथोरा। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था। किसका शासन था? यदु या यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत ही आते हैं। अलवर जिले का जो पूर्वी भाग है वो भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। अब बात करते हैं सीवी के बारे में। सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। इंपॉर्टेंट है, सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? शिवपुर थी। और इसका जो राजा है ना, सुशीन नाम का राजा है, इसने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। मतलब इसको पराजित किसने किया था? सुशीन ने किया था। 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। और प्राचीन जो शिवपुर की पहचान है वो वर्तमान में पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। मतलब ये सीवी जनपद है ना, ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से इसकी पहचान की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह सीवी जनजाति राजस्थान के मेवाड़ में भी निवास करने लगी है। मतलब कालांतर में दक्षिण पंजाब की जो सीवी राजधानी है ना, सीवी जाति, ये राजस्थान की मेवाड़ में भी निवास करती है। अब देखो चित्तौड़ के आसपास स्थित नगरी एक स्थान का नाम है। यहाँ पे चित्तौड़ के आसपास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेख मिले। कितने गुहालेख मिले? 5। कहाँ पे मिले? मंदसौर के पास, जिनसे सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना माना जाता है, ऐसा ज्ञात होता है। आगे बात करते हैं अब गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद। यहाँ पे कौन सी शासन प्रणाली थी? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद इन जनपदों की जो राजसत्ता वो कुलीन परिवार को हाथों में थी। कौन से परिवार को हाथों में थी? कुलीन परिवारों के हाथों में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। तो संथागार के जो सदस्य थे वो निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और इसे अनुयुव विरोध कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? अनुयुव विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था और मतदान में बहुरंगी सलाखाएं काम में ली जाती थी। क्या काम में ली जाती थी? बहुरंगी, अलग अलग रंग की सलाखाएं काम में ली जाती थी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। जनपदों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी? संथागार। याद रखने वाली बात है ये। जनपदों की सबसे बड़ी संस्था संथागार थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता है। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी, आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन भी हुआ। समकालीन राजतंत्रों की जो विस्तारवादी नीति है वो न्यून अधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। इनका पतन क्यों हुआ था? क्योंकि विस्तारवादी नीति इनकी न्यून अधिक थी, इस वजह से इनके पतन का उत्तरदायी कारण है। ठीक है, तो ये महाजनपद के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।